नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जूरीसार चैनल में। हम सभी ने पहले पढ़ा था चार्टर एक्ट ऑफ 1786, जहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को पावर्स दी गई थी। उसने दो शर्तें रखी थी कि उसको कमांडर इन चीफ बना दिया जाए और जितने भी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, ठीक है, उन सभी पर उसका डिसीजन जो है वो सुप्रीम रहे। तो ये उस एक्ट के तहत उसको पावर्स दे दी गई थी, जो उसने शर्तें रखी थी। उसके बाद ही उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ठीक है, तो बने रहिए। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट के थ्रू कंपनीज के पावर को थोड़ा एक्सटेंड किया गया एंड गवर्नर जनरल के जो पावर्स हैं उनको एक्सटेंड किया गया। ये चीज़ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स को भी इन्होंने एक्सटेंड किया। ओके, राइट। तो इस एक्ट के तहत जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है, ये बहुत ही महत्वता रखता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स को लिमिट भी करेगा और एक्सटेंड भी करेगा। दोनों चीज़ें देखते हैं कैसे करेगा। तो लेट्स सी। तो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है, इसने जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है और जितने भी फ्यूचर आने वाले जो गवर्नर जनरल्स हैं उनके पावर्स को एक्सटेंड कर दिया। जितने भी दूसरे गवर्नर जनरल्स काउंसिल्स थे उसके ऊपर, और जो गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज थी, जिनकी भी प्रेसिडेंसीज थी ना, लोअर प्रेसिडेंसीज, उनके ऊपर गवर्नर जनरल के पावर को एक्सटेंड कर दिया और उनके डिसीजंस पे उसको ओवरराइड कर दिया। फर्दरमोर, इसने गवर्नर जनरल को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और एक्स्ट्रा पावर्स दे दिए, और इसको जितनी भी सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे एंड मैड्रास की, उसके ऊपर गवर्नर जनरल को पावर दे दिया गया। देन फर्दरमोर, इसने ट्रेड मोनोपोली, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी हमारे इंडिया के अंदर, उसको 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। फॉर अनदर 20 ईयर्स, मीन्स 1793 था तो 1813 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया। देन उसके बाद फर्दर जो कमांडर इन चीफ है उसको स्पेसिफिकली बोल दिया गया दैट ही शुड नॉट बी दी मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल जब तक कि उसे अपॉइंट ना किया जाए। गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को जो कमांडर इन चीफ है, अनलेस एंड अनटिल उसको अपॉइंट ना किया जाएगा, उसको गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल का पार्ट नहीं माना जाएगा। देन इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो उसके जो स्टाफ है, ठीक है, उनको बोला कि आप इंडियन जो रेवेन्यूज आएगा, इंडिया से जो रेवेन्यू आएगा, वहीं से आपको पे किया जाएगा। ऑलराइट, तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सा एक्ट था, बहुत ही छोटा सा था, लेकिन बहुत ही बड़े काम करके गया। इसने गवर्नर जनरल की पावर्स को बहुत बढ़ा दिया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ही हुई, गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ा दिया और ट्रेड मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको एक्सटेंड कर दिया फर्दर। एंड देन इसने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके पावर्स को मतलब उसकी जो रेवेन्यू थे, उसकी जो स्टाफ थी, उसकी सैलरी जो आ रही थी, उसके एक्सपेंसेस थे, वो इंडियन रेवेन्यू से कवर करवा दिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 साल तक इसने ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड कर दी। नाउ फर्दर, मूविंग फर्दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को फोकस करके। ऑलराइट, इसके फ्यूचर में अगर आप सभी का साथ और सपोर्ट अच्छा रहा तो डेफिनेटली मैं इन सभी के आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ऑलराइट, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या हुआ कि ट्रेड मोनोपोली जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अंदर 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड की गई थी, उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के अंदर ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया, और सारा जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे उन सभी के लिए वो ट्रेड डोर्स ओपन कर दिए गए क्राउन ने। ये हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जब इतना सब कुछ, इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने ले लिया, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी ट्रेड मोनोपोली चलती थी, उसको बंद कर दिया। ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए उन्होंने वो सब द्वार खोल दिए ट्रेड के इंडिया के अंदर। लेकिन उन्होंने अभी भी टी जो ट्रेड है, चाय का जो ट्रेड है और चाइना के साथ ट्रेड है, वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को कायम रखा। देन इसने सॉवरेनिटी असर्ट करी, किसकी? ब्रिटिश क्राउन की ओवर कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। कंपनी की जो इंडिया में टेरिटरीज पोजीशन में थी, ठीक है, उस पर ब्रिटिश क्राउन की उसकी ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी को इन्होंने वहाँ पर क्लेम किया कि यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन की मोनोपोली रहेगी। ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी, सॉवरिन है ये टेरिटरीज ब्रिटिश क्राउन के लिए।
देन इसने नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करी कि वहाँ के जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनके लिए एक इंडिया के अंदर एक वे खोल दिया कि वो इंडिया में आए और यहाँ पर आके लोगों को एनलाइटनमेंट करें उनके कल्चर के लिए। ऑल राइट, देन इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन का यहाँ पर स्प्रेड शुरू कर दिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर आके जितने भी एक्ट्स जो हैं, जितने भी जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को यहाँ पर आप इंडिया के लोगों में फैलाएं और उसी वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ के इनहेबिटेंट्स को पढ़ाया जाए। ठीक है, जो भी ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया है उस पर, हालांकि वो बोल रहे हैं कि ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, बट लेकिन डेफिनेटली वो टेरिटरी तो इंडिया की ही है और डेफिनेटली वो पोजेशन में ही थी उनके, तो इसलिए हम वहाँ पर पोजेशन वर्ड यूज़ करेंगे। ऑल राइट, तो वेस्टर्न एजुकेशन के गेट्स खोल दिए, इंडिया क्रिश्चियन मिशनरीज़ के लिए गेट खोल दिया। देन फर्दर एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ करी, इन्होंने लोकल गवर्नमेंट जो इंडिया की जो लोकल गवर्नमेंट्स थी उनको एम्पावर कर दिया कि आप इंडिया के लोगों पर टैक्स लगाएं एंड वहाँ से टैक्स वसूल करें। अगर वो टैक्स नहीं देते हैं तो यू हैव द पावर टू पनिश देम, ठीक है, फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको पनिश करने का पावर भी लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिया गया। तो ये जो दो एक्ट हैं, एक्ट ऑफ 1793 एंड एक्ट ऑफ 1813, इन दोनों ने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें करी। इन शॉर्ट मैं आपको वापस एक बहुत ही ब्रीफ में इन दोनों का दे देता हूँ। हम लोग बहुत धीरे धीरे चलेंगे कदम कदम, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डाउट ना हो, क्योंकि ज़्यादा मेरी वो आदत नहीं है कि हम लोग लंबा लेक्चर लें और लंबे लेक्चर्स के अंदर आप लोग भी बोर हो जाओ, आपका फोकस हट जाए। तो डेफिनेटली इफेक्टिव स्टडी और इम्पैक्टफुल स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। ऑल राइट, और सेशंस भी जो होंगे वो छोटे छोटे होंगे। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट के थ्रू डायरेक्टली कभी भी मेरे तक पहुँच सकते हैं। आप जस्ट कमेंट कीजिए, आई विल रिवर्ट बैक टू यू डेफिनेटली। ऑल राइट, तो एक रिवीजन छोटा सा हम कर लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का। वो ये कहता है कि जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं, गवर्नर जनरल फ्यूचर के और लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनको पावर दे दिया गया कि आपके पास जो प्रेसिडेंसीज है, जो लोअर जो काउंसिल्स है, उसके ऊपर आपका पावर रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, आपके डिसीजंस जो है वो ओवरराइडिंग रहेंगे, आप जो बोलेंगे वही फाइनल रहेगा। ऑल राइट, कंपनी की जो मोनोपोली है, ट्रेड मोनोपोली, उसको 20 ईयर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एंड देन कमांडर इन चीफ जो था उसका काउंसिल के अंदर से पार्ट खत्म कर दिया गया, अनलेस एंड अनटिल ही इज अपॉइंटेड, ही इज सो अपॉइंटेड। ओके, देन उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके जो स्टाफ की जो सैलरीज थी और जो उनके जो जितने भी रेवेन्यू थे, जो भी वो पेड आउट होते थे, वो सारे के सारे इंडियन रेवेन्यू से पेड आउट माने जाएंगे, ऐसा इन्होंने पास कर दिया। ओके, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813। उसके बाद क्या हुआ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली 20 ईयर्स तक एक्सटेंड करी थी, वो यहाँ पे ख़त्म कर दी गई। एंड देन इन्होंने दो चीज़ों पर, एक तो टी ट्रेड पर और एक चाइना के साथ ट्रेड पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को कायम रखा। दूसरी चीज़, अब क्योंकि ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी तो ब्रिटिश मर्चेंट्स जो थे उनके लिए इंडिया के अंदर ट्रेड के द्वार ओपन कर दिए गए। नेक्स्ट थिंग, इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करी, क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको इंडिया में आने के लिए अलाउ किया और लोगों को एनलाइटनमेंट करने के लिए हिदायत दी। ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन जो ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया थी, ब्रिटिश टेरिटरीज जो उस टाइम बनाई गई थी इंडिया के अंदर जो पोजेशन में लेके, तो उन पर जो भी लोग थे, वहाँ पर जो भी लोग रह रहे थे, ऑल राइट, क्योंकि सारा तो पूरा इंडिया ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ जो भी इन्होंने ऑक्यूपाई करी थी, जो भी इन्होंने यहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती आके बनाई गई थी, वहाँ पर इन्होंने बोला कि वहाँ के जो भी लोग हैं उनमें आप अपना एजुकेशन स्प्रेड करो और वहाँ पे लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन से एजुकेट करो। देन उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोकल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया कि आप इंडिया के अंदर जो इंडिया के लोग हैं उनके ऊपर आप टैक्सेस इम्पोज कर सकते हैं, और टैक्सेस इम्पोज करने के बाद आप अगर जो टैक्स नहीं देगा तो उनको पनिश भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप बहुत खूब सारा प्यार दीजिए ताकि मैं आगे आपके लिए इससे भी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को एजुकेट कर सकूं। वंस अगेन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जूरी सार की ये मुहिम है कि आप सभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो प्रिपरेशन है उसके लिए हम फ्री में आप सभी को हमारी जितनी भी कोशिश हो सकेगी हम आपको पढ़ाएंगे। तो ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज्वाइन कीजिए और हमें
और आप दोनों को मिलके सफल बनाइए। धन्यवाद।